नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू प्रेप यात्रा विद केडी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप एक इंडियन पासपोर्ट लेकर दुनिया के किसी भी एयरपोर्ट पे जाओ और एक ऑफिसर आकर के आपसे कहे कि योर पासपोर्ट इज़ नॉट वैलिड, यू आर नॉट इंडियन। अगर ये आपके साथ होता तो आपको शॉक, गुस्सा और बेइज्जती सब एक साथ फील होती। यही हुआ है अरुणाचल प्रदेश की पेमा थोंगडोक के साथ, और इस एक इंसिडेंट ने इंडिया चाइना रिलेशंस का पूरा प्रेशर कुकर फिर से गर्म कर दिया है। दोस्तों, स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। संघाई पुडोंग एयरपोर्ट, एक रूटीन लेओवर, एक नॉर्मल ट्रैवल प्लान। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसमें जियोपॉलिटिक्स ने डायरेक्टली एक इंडियन सिटीजन की डिग्निटी को इम्पैक्ट किया है। दोस्तों, ये हैं पेमा वोंगजोन थोंगडोक, जो कि एक यूके बेस्ड सिटीजन है फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। उन्होंने अपने ट्वीट में बताया कि संघाई इमिग्रेशन ने 21 नवंबर को संघाई एयरपोर्ट पर कैसे उनको रोका और उनके अरुणाचल बेस्ड बर्थ प्लेस को लेकर उनका पासपोर्ट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। दोस्तों, पेमा का जो घर है वो वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में है। नॉर्थ ईस्ट का एक पीसफुल कल्चरली रिच रीजन है। कि ये इंसिडेंट सिर्फ उनकी ट्रैवल का इशू नहीं था, बल्कि उनकी रीजनल आइडेंटिटी को लेकर एक बड़े डिप्लोमेटिक नैरेटिव का हिस्सा बन गया। संगाई एयरपोर्ट पर ऑफिसर्स ने उन्हें रोक लिया और उनके बर्थ प्लेस को देखकर काफी हॉस्टाइल कमेंट्स पास किए। न्यूज हेडलाइंस ने बाद में पूरी सिचुएशन को हाईलाइट किया। दोस्तों, पेमा लंदन से ओसाका जापान जा रही थी। एक सिंपल कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो संघाई से होकर जानी थी, जहां पर 3 घंटे का लेओवर था। सब कुछ रूटीन ही चल रहा था जब तक इमिग्रेशन काउंटर तक नहीं पहुंचे। दोस्तों, उनके पास सारे वैलिड डॉक्यूमेंट्स थे। इंडियन पासपोर्ट था, जापानीज वीजा था और कंफर्म्ड ऑनवर्ड टिकट था। कोई पेपर वर्क इशू नहीं था, फिर भी उनका पासपोर्ट इनवैलिड बोलकर रोक दिया गया। दोस्तों, इमिग्रेशन ऑफिसर ने उनसे कहा, योर पासपोर्ट इज इनवैलिड, अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना, यू आर नॉट इंडियन। और उनसे यहाँ तक कहा कि अप्लाई फॉर अ चाइनीज पासपोर्ट। दोस्तों, ये एक क्लियर पॉलिटिकल असर्शन था जिसका ट्रैवल से कोई रिलेशन नहीं है। पेमा का पासपोर्ट टेम्पररीली कॉन्फिस्केट किया गया। उनको बेसिक फैसिलिटीज सच एज वाटर, फूड और लाउंज एक्सेस वो भी डिनाई किया गया। चाइनीज ऑफिसर्स के द्वारा उनको मॉक किया गया, और जो चाइनीज ईस्टर्न एयरलाइंस थी उसके स्टाफ के बिहेवियर में मॉकरी और डिसरिस्पेक्ट क्लियरली विजिबल था। दोस्तों, इसके बाद पेमा ने तुरंत इंडियन कॉन्सुलेट ऑफ संघाई से कॉन्टेक्ट किया। कॉन्सुलेट ऑफिशियल्स आए और उनका पासपोर्ट वापस दिलवाया और उनकी ऑनवर्ड ट्रैवल सेफ्टी इंश्योर की। दोस्तों, इस इंसिडेंट के बाद पेमा ने अपनी पूरी ऑडियल एक्स पे शेयर करी है ताकि ये मैटर पब्लिक डोमेन में आए। दोस्तों, अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू जी, उन्होंने भी एक्स पे ट्वीट करके इस इंसिडेंट पे अपना रिस्पांस दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि अरुणाचल प्रदेश इज एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया ने इस इंसिडेंट पर चाइना को फॉर्मल डिमांड्स इशू किया है, यानी कि एक ऑफिशियल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट होता है जिसको डिमार्श कहते हैं, फ्रेंच भाषा का वर्ड है। ये दिखाता है कि इंडिया ने इस मैटर को लाइटली तो बिल्कुल भी नहीं लिया। दोस्तों, इसके ऊपर चाइना की तरफ से रिस्पांस भी आया है। उसका एक छोटी सी क्लिप देखते हैं कि चाइनीज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा है इस। First of all, Zhangnan is China's territory. China never acknowledges the so-called Arunachal Pradesh illegally set up by India. As for the individual case you mentioned, we've learned that during the whole process, China's border inspection authorities have gone through the whole process in accordance with laws and regulations and had just enforcement and fully protected the lawful. दोस्तों, चाइना की तरफ से रिस्पांस में कहा गया कि अरुणाचल प्रदेश इज इलीगली सेटअप बाय इंडिया, और उन्होंने कहा है कि जो भी पैसेंजर के राइट्स एंड इंटरेस्ट थे वो पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए गए। कोई कंपलसरी मेजर्स जैसे कि डिटेन और हैरास करना ये नहीं हुआ, ये कहना है चाइनीज स्पोक्स पर्सन का है। दोस्तों, 25 नवंबर की शाम को इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने प्रेस रिलीज इशू किया है पब्लिक डोमेन में, और इसमें क्लियरली लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल एंड इनएलिनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों, पेमा थोंगडोक के साथ में संघाई एयरपोर्ट पे चाइनीज अथॉरिटीज ने जो किया वो उनके खुद के रेगुलेशंस को भी वायलेट करता है। दोस्तों, चाइना के खुद के रेगुलेशंस कहते हैं कि 24 आवर्स तक का वीजा फ्री ट्रांजिट प्रोवाइड किया जाएगा फॉर नेशनल्स ऑफ ऑल कंट्रीज। इन्होंने उसको भी वायलेट किया। दोस्तों, ये इंसिडेंट सिर्फ एक ट्रैवल हैरेसमेंट नहीं था, ये चाइना के टेरिटोरियल क्लेम का रियल मैनिफेस्टेशन था। इसलिए अब हम इसके रूट्स को समझने की कोशिश करते हैं कि क्यों चाइना आखिरकार अरुणाचल को एक्सेप्ट नहीं करता है, स्टेपल्ड वीजा क्या होता है और वन चाइना पॉलिसी का क्या गेम है। दोस्तों, दरअसल अरुणाचल प्रदेश को चाइना साउथ तिब्बत बोलता है। तवांग मोनेस्ट्री एरिया हिस्टोरिकली तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में था, और तिब्बत अब चाइना का पार्ट है, तो अरुणाचल भी चाइना का पार्ट होना चाहिए, ऐसा मानना है चाइना का। और ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव है जिस पर कोई मॉडर्न लीगल बेसिस नहीं है।
दोस्तों 1959 के तिब्बतन अपराइजिंग के बाद चाइना ने एलएसी, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, जिसको मैकमोहन लाइन भी बोलते हैं, उसको एक्सटेंड करना शुरू किया और अरुणाचल को सिस्टमेटिकली डिस्प्यूटेड अनाउंस कर दिया। दोस्तों इस नैरेटिव को पुश करने के लिए चाइना यूज करता है स्टेपल्ड वीजाज, इनवैलिड पासपोर्ट की थ्योरीज को, कार्टोग्राफिक एग्रेशन दिखाता है। कभी कभी कार्टोग्राफिक एग्रेशन मतलब कि मैप्स के थ्रू एग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है, मैप्स में चेंजेस करते रहता है, नए मैप्स लेकर के जाता है विद चाइनीज नेम्स, डिप्लोमेटिक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करता है, और साथ में एलएसी क्या क्रॉस में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, जिससे वो इस नैरेटिव को पुश कर पाए कि अरुणाचल इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया एंड इट इज पार्ट ऑफ साउथ तिब्बत। संघाई एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ, ये इसी चेन का एक लेटेस्ट एग्जांपल है। अब हम समझते हैं कि आखिर ये स्टेपर्ड वीजा क्या होता है। दोस्तों नॉर्मल वीजा पासपोर्ट में स्टाम्प होता है, ये स्टाम्प लगे हुए पासपोर्ट में आप देख सकते हैं, है ना, जिसपे इन एंड आउट का स्टाम्प लग जाता है, तो आप वो पता रहता है कि आप किस कंट्री में कितने टाइम पीरियड के लिए रहे। और इसका मतलब ये भी होता है कि वी एक्सेप्ट योर पासपोर्ट एज वैलिड इंडियन पासपोर्ट। चाइना अरुणाचल के लोगों को स्टेपर्ड वीजा देता है। स्टेपल्ड वीजा क्या होता है, एक सेपरेट वाइट पेपर होता है इस तरीके का, जो पासपोर्ट के साथ स्टेपल किया होता है। स्टेपल वीजा का जो पॉलिटिकल मैसेज है वो ये है कि वी डोंट रिकॉग्नाइज अरुणाचल एज पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। दोस्तों ये एक तरीके का कोअर्सिव डिप्लोमेटिक सिग्नल होता है। इंडियन इमिग्रेशन में स्टेपल्ड वीजाज इनवैलिड होते हैं और इसलिए अरुणाचल रेसिडेंट्स स्पेशली ट्रैवल में हमेशा टेंशन फेस करते हैं, स्पेशली जब वो चाइना ट्रैवल करते हैं। सिमिलर स्ट्रेटजी वो अपनाता है ताइवान के साथ में भी। ताइवान के केस में ताइवान को पहली बात तो इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं मानता है चाइना, ताइवान को बोलता है ये चाइना का ही पार्ट है ना। तो अगर फॉरेन कंट्री कंसिडर ही नहीं करता है तो चाइना ताइवान के लोगों को वीजा इशू भी नहीं करता है, उनको एक स्पेशल टाइप ऑफ परमिट बना के देता है जिसको बोलता है ताइवान कॉम्पैट्रियट परमिट। दोस्तों बेसिकली ये सेम स्ट्रेटजी है बट टारगेट डिफरेंट है यहाँ। जस्ट लाइक अरुणाचल केस, चाइना नेशनलिटी डिनाई करता है ताइवान के लोगों की, टेरिटरी क्लेम अपना असर्ट करता है और पासपोर्ट वैलिडिटी को क्वेश्चन करता है। तो बेसिकली लॉजिक सेम है बट टारगेट अलग है। टारगेट क्या है, टेरिटोरियल जो क्लेम्स हैं उनको स्ट्रेंथन करना। दोस्तों आप समझते हैं वन चाइना पॉलिसी क्या है। चाइना का जो कोर डिप्लोमेटिक वेपन है वो है वन चाइना पॉलिसी। दोस्तों पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें वन चाइना प्रिंसिपल दिया हुआ है, जो बोलता है कि ताइवान इज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द सेक्रेट टेरिटरी ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। Achieving the great cause of national reunification is the sacred duty of the entire Chinese people, including our compatriots in the Taiwan. ताइवान को एक इनसेपरेबल पार्ट बोलता है ऑफ मेनलैंड चाइना। ये है वन चाइना प्रिंसिपल, जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। जो भी कंट्री वन चाइना पॉलिसी को फॉलो करती है वो क्या करती है, वो एक्नॉलेज करती है सिर्फ स्टेटमेंट को, और ताइवान को लेकर के कोई क्लियर पोजीशन नहीं देती है। सिमिलरली इंडिया भी फॉर्मली रिकॉग्नाइज करता है ओनली द पीआरसी, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और ताइवान को फॉर्मली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। दोस्तों ताइवान में इंडिया का कोई एम्बेसी वगैरह नहीं है, बट अनऑफिशियल रिलेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए इंडिया ताइवान में मेंटेन करता है इंडिया ताइपी एसोसिएशन, एंड ताइवान इंडिया में मेंटेन करता है ताइपी इकोनॉमिक एंड कल्चरल सेंटर इन न्यू दिल्ली। तो बेसिकली ये दोनों एम्बेसी के तरीके से ही काम करते हैं। इंडिया ने हिस्टोरिकली वन चाइना पॉलिसी को अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं दिया है कभी भी। दोस्तों अब बात करें पीएम मोदी की जब विजिट्स होती हैं अरुणाचल में, उससे चाइना ट्रिगर होता है। तो दोस्तों पीएम मोदी की विजिट्स की बात करें तो 2014 से लेकर के अभी तक टोटल 6 विजिट्स कर चुके हैं अरुणाचल में। हर विजिट पर चाइना ऑफिशियली प्रोटेस्ट करता है, बट इंडिया का रिस्पॉन्स हमेशा क्लियर रहता है कि अरुणाचल इज एंड विल ऑलवेज बी एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। दोस्तों चाइना के प्रेशर की वजह से ही वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ जैसे इंस्टीट्यूशंस अरुणाचल प्रदेश में किसी भी प्रोजेक्ट को डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं करते हैं, क्योंकि चाइना हर मल्टीलेटरल फोरम पे प्रोटेस्ट करता है। चाइना नहीं चाहता कि कोई ग्लोबल इंस्टीट्यूशन अरुणाचल को इंडिया टेरिटरी के रूप में ट्रीट करे, इसलिए इंडिया ने अपने ही फंड से नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी, टनल्स, डिफेंस रोड्स डेवलप किए हैं। दोस्तों बात करें इंडिया की लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की, तो इंडिया की जो अप्रोच है वो मल्टी लेयर्ड है। एक लेयर तो है कि मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को पुश किया जाए, और जिसके चलते इंडिया ने सेला टनल बनाई है। सेला टनल आपको याद होगा कि लास्ट ईयर जो है मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था अरुणाचल में, जो तवांग को जोड़ती है। दोस्तों सेला एक लड़की का नाम था बेसिकली। एक स्टोरी मुझे याद आ गई, 1962 में जब इंडिया चाइना का वॉर चल रहा था, तो उस समय इंडिया के एक महावीर चक्र अवॉर्डी जवान हुआ करते थे, जसवंत सिंह रावत, और उन्होंने 72 आवर्स तक पूरी चाइनीज आर्मी को अकेले दम पर
सिर्फ दो बहनों की मदद से, एक बहन का नाम था सेला और एक बहन का नाम था नूरा। ये दो मोम्पा ट्राइब की लड़कियां थीं और इन दोनों मोम्पा सिस्टर्स की मदद से जसवंत सिंह रावत ने 72 घंटों तक चाइनीज आर्मी को रोक करके रखा था। दोस्तों, इंडियन वॉर की हिस्ट्री में ये एक बहुत बड़ा लीजेंड है और इस लड़ाई में जो सेला थी वो शहीद हो गई, वो मारी गई और नूरा को कैप्चर कर लिया गया और बाद में वो भी मारी गई। दोस्तों, इनकी वीरता के सम्मान में ही सेला पास, सेला लेक, सेला टनल ये सेला के नाम पर हैं। और नूरानांग वाटरफॉल जो हमने पीछे देखा था, वो नूरानांग वाटरफॉल जो तवांग डिस्ट्रिक्ट में है वो नूरा के नाम पर है। दोस्तों, ये जगह सिर्फ टूरिज्म स्पॉट नहीं है, अभी एक लिविंग मेमोरियल है इंडियन ब्रेवरी का। इसके बाद इंडिया ने नेचीपू टनल भी इनॉग्रेट करी है रिसेंटली और एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स को डेवलप किया जा रहा है बहुत ही एक्सेलरेटेड पेस पे, खास करके अरुणाचल एंड पूरे नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में। दोस्तों, दूसरा जो लेयर है इंडिया का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का है वो है डिप्लोमेसी। दोस्तों, इंडिया पैसिव नहीं है, असर्टिव डिप्लोमेसी यूज करता है, मैप्स में असर्टिव स्टांस रखता है। जब चाइना नए मैप्स में अरुणाचल को साउथ तिब्बत दिखाता है तो इंडिया तुरंत उन मैप्स को रिजेक्ट करता है। और इसके अलावा दोस्तों, तिब्बत का जो इशू है, जब भी चाइना रिपीटेडली अरुणाचल पे क्लेम करता है, इंडिया सटल तरीके से तिब्बतन्स के ह्यूमन राइट्स और ऑटोनॉमी इश्यूज को रेज करता है। इसके बाद एक स्ट्रैटेजी है डोमेस्टिक इंटीग्रेशन की। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट में स्मार्ट सिटीज़ का डेवलपमेंट किया जा रहा है। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत बॉर्डर के बिल्कुल पास जो विलेजेस हैं जिनको चाइना नोमैंस लैंड जैसे प्रोजेक्ट करता है, इंडिया उन्हें टूरिज्म हब्स और इको विलेजेस और मॉडर्न सेटलमेंट्स में बदल रहा है। मल्टीपल एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं अरुणाचल में, एयर कनेक्टिविटी से डिफेंस रेडीनेस भी स्ट्रांग होती है और सिविलियन ट्रैवल तो स्मूथ होता ही है। दोस्तों, इसके अलावा बॉर्डर टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है इंडिया। टूरिज्म से क्या होता है, इंटरनेशनल विजिबिलिटी बढ़ती है और चाइना के डिस्प्यूटेड टेरिटरी नैरेटिव को एक डायरेक्ट चैलेंज मिलता है। इसके अलावा एक और लेयर है वो है ग्लोबल स्ट्रेटजी, इंटरनेशनल बैलेंस की जब बात करते हैं। दोस्तों, इंडिया क्वाड कोऑपरेशन के तहत यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के इंडिया पैसिफिक सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को बिल्ड कर रहा है, जो सीधे सीधे चाइना के फोर्स को इनडायरेक्टली बैलेंस करता है। संगाई एयरपोर्ट पे जो इंसिडेंट हुआ वो सिर्फ एक ट्रैवल डिस्प्यूट नहीं है, ये चाइना का एक सिस्टमेटिक पैटर्न है। वो पैटर्न क्या है, टेरिटोरियल क्लेम, फिर आइडेंटिटी डिनायल, फिर डिप्लोमेटिक प्रेशर और फिर एक नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश। दोस्तों, पेमा थोंगडोक के साथ जो हुआ वो एक रिमाइंडर है कि जियोपॉलिटिक्स रियल लाइफ्स को अफेक्ट करती है। इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि अरुणाचल प्रदेश इज इंटीग्रल टू इंडिया, हिस्टोरिकली भी, कल्चरली भी और कॉन्स्टिट्यूशनली भी। और हर इंसिडेंट, हर प्रोटेस्ट इस कमिटमेंट को इवन स्ट्रॉन्गर बनाता है। दोस्तों, अगर आपको ये डीप एनालिसिस पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप किसी टॉपिक पर डिटेल ब्रेकडाउन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।